साथियों नमस्कार। सॉरी थोड़ा सा विलम्ब हुआ, अभी 5-7 मिनट ऊपर हो गए हैं। और ये इसलिए हुआ कि हम किसी और पेज से ये लाइव सेशन करने लग गए थे, मेरे पर्सनल पेज से। मुझे लगा है शिक्षा का सरोकार मंच से इस पे बात करनी चाहिए, तो वापस यहाँ आए। धन्यवाद हंसराज जी, आपने हमें याद दिलाया। हंसराज जी तंवर ने हमें याद दिलाया। तो उम्मीद है आप सभी वापस से इस सेशन के साथ जुड़ेंगे। वहाँ हमने 5-7 मिनट की चर्चा की थी, मैं दोबारा से वो संक्षेप में बातचीत करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा आप सब जानते हैं, शैक्षिक सरोकार मंच की जो साप्ताहिक लाइव प्रस्तुति होती है, उसमें इस संडे को हमने एक मुद्दा रखा है, बच्चों को यौन शिक्षा क्यों, कब और कैसे दें। इस मुद्दे पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए भी लगी हमें क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं कोविड-19 के और लॉकडाउन के, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यौन हिंसा और बाल शोषण के शिकार बच्चे हो रहे हैं, लड़कियां हो रही हैं, महिलाएं हो रही हैं। ऐसी खबरें बहुत सारे आप समाचार पत्रों में, टेलीविजन में इनमें देख रहे हैं। तो उस वजह से भी इस पर बात करने की ज़रूरत हमें महसूस हुई। दूसरा ये, आपको ये लग रहा होगा कि मैं किस अधिकार से इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ एक बार और से कि देखिए 1997 में, आज से 25 साल पहले, मेरे अपने एक अध्ययन के आधार पर मैंने शिक्षा विमर्श में एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल था प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा। तो आज से 25 साल पहले उस पर जो टिप्पणियां प्राप्त हुई थी, जो रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ था, वो की वही स्थिति आज भी है। आज भी इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बालक बालिकाओं का वर्तमान और भविष्य बेहतर बन पाए, हमारे बच्चे कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ। इसलिए ये चर्चा बहुत ज़रूरी होगी। तो इस चर्चा में हम मोटे मोटे 4-5 बिंदुओं पे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि मैं किस अधिकार से आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ। मैं एक शिक्षक रहा हूँ, बच्चों के साथ काम करने का मेरा अनुभव रहा है और इन मुद्दों पे मैंने बच्चों के साथ काम किया है। आज से 25 साल पहले मैंने अपना एक अध्ययन करके एक अच्छा आर्टिकल लिखा था, जो देश की जानी मानी शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली पत्रिका शिक्षा विमर्श में प्रकाशित हुआ था। वो मैं अध्ययन और वो अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 25 साल बाद भी आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। स्थितियाँ कमोबेश वो की है। हम आज बात करेंगे थोड़ा सा वर्तमान परिदृश्य पर, और उसके बाद फिर बाल यौन शोषण क्या होता है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। सेक्स एजुकेशन क्या है, इसके बारे में जो भ्रम है उन पर थोड़ी बात करेंगे। बच्चों को यौन शिक्षा की जरूरत क्यों है, कैसे दी जाए, यौन शिक्षा में स्कूल और अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है, किस उम्र में और कैसे बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन पर बात की जाए, बच्चों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पर भी हम बात करेंगे। और जब आप इन मुद्दों पर बच्चों के साथ बात करें तो किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बीच बीच में मैं कुछ कानूनी एस्पेक्ट भी आपको बताऊंगा यौन शिक्षा के बारे में। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि आप में शायद बहुत कम लोग जानते हो कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। 2003 से मैंने LLB की पढ़ाई राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की थी और अभी भी कानून के मुद्दों पर और उनसे जुड़े चीज़ों पर बहुत जुड़ा रहता हूँ। कानूनी सलाह मुफ्त में लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ और यदि आपको भी कभी इसकी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करिएगा। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं अपन। विनोद कल्ला जी नमस्कार, हंस जी नमस्कार, रामलाल चौरसिया जी नमस्कार। सभी साथियों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद है आप चर्चा में बने रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य से। तो देखिए अभी जो हमारे देश में हालात है उसके बारे में थोड़ा सा आंकड़ों के साथ जिक्र करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। हंस जी नमस्कार। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राज्य सरकारों को बोला कि हमें बाल यौन शोषण के जितने भी केस आपके यहाँ दर्ज हुए हैं तो उनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट दीजिए। तो बहुत सारे राज्यों ने तो दी नहीं और जिन्होंने भी दी उन राज्यों ने 2014 से लेकर 2017 तक की रिपोर्ट अब तक सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट को। तो 2017 तक के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं आप देखिए। इसमें एक है पॉक्सो एक्ट के जो मामले हैं वो हर राज्य में 33,000 केस सालाना 33,000 केस। तो अब आप 3 साल से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 99,000 के 2014 से 2017 का ये आंकड़ा है। 99,000 केस दर्ज हुए हैं, ठीक है। और इनमें भी जो है सबसे ज्यादा केस कहाँ पर दर्ज हुए हैं, महाराष्ट्र में, जहाँ अभी भी, और वहाँ पर 17,300 केस अभी भी लंबित है।
यूपी में 15,900, एमपी में 10,950, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 3500 से 5,000 के बीच मामले दर्ज हुए जो, और ये मामले अभी भी अदालतों में लंबित है, इनमें कोई अभी तक फाइनल फैसला नहीं हो पाया। जबकि जो हमारा 2012 में पॉक्सो एक्ट आया उसके तहत ये कहा था कि त्वरित कार्यवाही की जाए और स्पेशल कोर्ट गठित किए जाए और इन मामलों को तुरंत से तुरंत सुलझाया जाए, यौन हिंसा के मामले, यौन शोषण के मामले। कुल लंबित मामले 90,205 है, जो कि चिंता का विषय है। बाल यौन शोषण के लंबित मामलों की दर आपको आश्चर्य होगा 95% है। ये हमारे देश की कानूनी स्थितियां हैं। एक सर्वेक्षण जिसमें 26 राज्यों में 12 से 18 साल के 45,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इन बच्चों ने बताया कि हर 2 बच्चों में से एक बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक डेटा है। इसके अलावा प्रत्येक 5 बच्चों में से एक यौन शोषण होने के डर की वजह से सुरक्षित नहीं महसूस करता या करती है। सर्वेक्षण ये भी बताते हैं कि 4 परिवारों में से एक परिवार बच्चे के साथ हुए उत्पीड़न की रिपोर्ट लिखाने के लिए आगे नहीं आता है। ये हालात है। इसके अलावा विभिन्न समूहों ने बहुत सारे अध्ययन किए हैं, उसमें वो बताते हैं कि 80% से ज्यादा मामलों में अपराधी पीड़ित को जानते हैं। ये यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि 90% मामलों में यौन हिंसा, यौन अपराध, बाल शोषण करने वाले व्यक्ति परिवार के ही होते हैं या परिचित होते हैं, आसपास के नजदीक के व्यक्ति। पवन शर्मा जी नमस्कार, विनीत गल्ला जी नमस्कार, रामलाल जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार एक बार। तो ये आंकड़े जो हमें बताते हैं ना, ये सिद्ध कर देते कि इन मुद्दों पर और ज्यादा बात करने की जरूरत है, इन मुद्दों पर और चर्चा करने की जरूरत है। 1-2 चीजें मैं और आपको बताता हूँ, फिर मैं आगे अपनी बात शुरू करूंगा कि यौन हिंसा की जो शिकार है उसमें भारत में प्रत्येक 155 मिनट पर यानी 1.5 घंटे में 16 से कम उम्र का एक बच्चा तथा प्रत्येक 13 घंटे में 10 से कम उम्र का एक बच्चा बलात्कार का शिकार होता है। बहुत ही आश्चर्यजनक और दहला देने वाले आंकड़े हैं। 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत के 13 राज्यों में किए गए अध्ययन में 21% लोगों ने बचपन में गंभीर यौन शोषण की बात स्वीकार की। 21% लोगों ने। मनोज जी नमस्कार, पवन जी नमस्कार। तो ये जो 21% लोग हैं ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे साथ बचपन में गंभीर बाल यौन शोषण हुआ। तो ये बहुत चिंता की विषय है। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक बाल अधिकार कन्वेंशन, जिसे CRC बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें जो जितने भी सदस्य देश हैं वो इस पर काम करेंगे, इन मुद्दों पर गंभीर उपाय करेंगे। भारत में 2012 में हमारे यहाँ यौन अपराध के खिलाफ बच्चों के संरक्षण से संबंधित एक कानून बना, जिसे आप सब जानते हैं, पॉक्सो के नाम से ये कानून जाना जाता है। और भारतीय दंड संहिता में भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिनको आप जो CRPC की धारा हमारी 372 से लेकर 376 तक ऐसे कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें यदि किसी के साथ बलात्कार होता है तो दंड का प्रावधान है। उसमें भी कुछ लेकुनाज है, कुछ गैप है, वो मैं आपके साथ एक अधिवक्ता, एक वकील होने के नाते बताऊंगा कि वो क्या गैप है। थोड़ा सा उस पर भी बीच में बात करेंगे हम। और अभी हाल ही में जो सबसे चिंताजनक घटनाएं हुई हमारे देश में, आपको मुजफ्फरपुर का आश्रय गृह कांड याद होगा, जहां पर जो छोटी छोटी बालिकाएं रहती थी उन बालिकाओं को किस तरह से यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता था। और उसी में 11 मुलजिमों को आजीवन उम्र कैद दिया गया, आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। उसके बावजूद हाल ही में फिर से ये चीज रिपीट हुई कानपुर में जो बालिका गृह है, बाल आश्रय है, उसमें फिर से ये घटना घटित हुई और वहां पर 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसमें से 7 बालिकाएं गर्भवती थी। कितना गंभीर मुद्दा। तो आप ये कहेंगे कि यौन शिक्षा पर बात करने की क्या जरूरत है? अब आप बताइए, जरूरत है कि नहीं है हमारे बच्चों को इस सब मुद्दों पर? हालात है, जो आंकड़े हैं, राहुल भामा जी नमस्ते, श्वेता जी नमस्ते, जो आंकड़े हैं वो दहला देने वाले हैं, चिंताजनक हैं। वो बता रहे हैं कि आपको इस पर कुछ करना चाहिए। अब समाधान क्या है इन सब चीजों का? क्यों हमारे बच्चे यौन हिंसा के शिकार हो रहे हैं, यौन शोषण के शिकार हो रहे हैं? तो आप देखिएगा, थोड़ा सा इस मुद्दे पर आने से पहले हम थोड़ा सा बात करें। हमारे देश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों के अनुसार
देश में बच्चों की देखभाल करने वाले 7,000 से अधिक आश्रय गृह है जिनमें बालक बालिकाएं रहते हैं, और उनका देखभाल का काम जुम्मा सरकारी इन बाल आश्रय गृहों को है, सरकार को है सीधे सीधे तौर पर। लेकिन इनमें से करीब 6,000 आश्रय गृह है वही पंजीकृत हैं। ये तो 7,000 में से 6,000 ही रजिस्टर्ड है, 1,000 तो ऐसे ही चल रहा है। वहाँ क्या क्या हालात हो रहा होगा किसी को कोई पता नहीं है। बच्चों के साथ वहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही होंगी किसी को पता नहीं। पुष्पा जी नमस्कार। तो ये और गंभीर स्थितियाँ हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निगरानी में एक सोशल ऑडिट हुआ था, तो आयोग ने न्यायालय को सूचित किया था कि 2874 बाल गृहों का निरीक्षण किया गया। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 54 संस्थाओं का कामकाज पूरी तरह संतोषजनक पाया गया। कितनी भयानक स्थितियां हैं। 54 संस्थाओं का काम, और कितना प्रतिशत ये है आप देख लिए, 2874 में से सिर्फ 54% संस्थाओं का कामकाज संतोषजनक पाया गया। तो सरकारें आंकड़े ही नहीं दे रही हैं। इसका मतलब साफ है कि कुछ लोचा है, कुछ जबरदस्त ऐसा घटना घटित हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। अलीमुद्दीन जी नमस्कार। और उसकी जिम्मेदारी सरकारें नहीं ले रही हैं, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा ना। हम अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को उस तरह का बनाना पड़ेगा कि हम बच्चों को इस भयानक यौन शोषण से बचाएं। ये वर्तमान परिदृश्य है जिसकी तस्वीर खाका मैंने आपके सामने खींचने की कोशिश की है, ताकि आपको ये समझ आए कि इस मुद्दे पर बात करना क्यों जरूरी हो गया है और क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हमारा सिस्टम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। 2874 बाल गृहों में से सिर्फ 54 बाल गृहों का काम संतोषजनक पाया जाता है। तो ये तो बाल गृहों की स्थितियां हैं। अपने आस पड़ोस में क्या हो रहा है ये आप रोज समाचार पत्रों में और टीवी में देख रहे हैं। कल ही अलवर में एक 6.5 साल की बच्ची के साथ उसी के भाई ने रेप किया। क्या हो रहा है? तो बहुत जरूरी हो जाता है इन मुद्दों पर बात करना, और इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। दिल्ली में एक याचिका हाईकोर्ट में आई जिसमें 3.5 महीने की बालिका के साथ रेप हुआ और कोर्ट के निर्देश पे वो बालिका का इलाज एम्स में चल रहा। संगीता जी नमस्कार, मनोज जी नमस्कार। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये जो डेटा है ये सब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के डेटा में बता रहा हूँ। बाल गृहों में जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो यौन शोषण हो रहा है उसके बारे में सरकारें भी आंकड़े जाहिर करना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें सरकारें बदनाम होती हैं। आप देखें कोर्ट ने अभी कहा है, सब राज्यों से कहा है कि सभी राज्य अपडेटेड डेटा दें कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। उसने अपने रजिस्ट्रार से कहा कि ये डेटा लाइए, सरकारें नहीं दे रही है। 2014 से 2017 तक का डेटा अभी तक अवेलेबल है। और ये जो मुजफ्फरपुर का कांड जो हुआ था उसका पता है आपको सोशल ऑडिट किसने किया था? टिस ने किया था। और टिस ने वो रिपोर्ट नहीं दी होती तो कितनी बालिकाओं का जिंदगी बर्बाद हो गई होती वहां पर, और वो बच्चियां कहाँ सप्लाई होती थी? सरकारी अधिकारियों को और नेताओं को। तो हमें ये जानने समझने की बहुत ज़रूरत है इस मुद्दे पर। थोड़ा सा मैंने ये आपको एक परिदृश्य रखा है। इस परिदृश्य को समझने के बाद मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि बाल यौन शोषण होता है। थोड़ा हमें ये समझने की जरूरत है। कई बार हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। तो एक जो विकिपीडिया वो हमको एक चिकित्सा निदान के रूप में बाल यौन शोषण को एक टर्म के रूप में परिभाषित करता है। वो टर्म है पीडोफिलिया या पेडोफिलिया भी उसको बोलते हैं। पीडोफिलिया क्या है? आमतौर पर जो ना इसे वयस्कों के जो बड़े उम्र के किशोर होते हैं, 16 या उससे अधिक उम्र के बच्चे, उनमें एक मानसिक विकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये एक खास प्रकार का मानसिक विकार है। रोगों के जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है, आईसीडी करके एक है, उसने पीडोफिलिया को वयस्क व्यक्तित्व और व्यवहार के विकार के रूप में परिभाषित किया है। वयस्क व्यक्तित्व और विकार, तो ये एक खास प्रकार का व्यवहार विकार है जिसको इस तरह से बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किए जाने वाला व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है।
तो इसमें ये सभी चीजें, बाल यौन शोषण में इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, इसके अलावा थोड़ा इससे आगे की चीज जो मैं बताता हूँ, इरादतन कोई भी यौनिक कृत्य दिखाना बच्चों को, अनुचित कामुक बातें करना बच्चों के साथ, गलत तरीके से बच्चों को छूना, जबरन यौन कृत्य करने के लिए बच्चों को मजबूर करना, और इसके अलावा उनके भोलेपन का फायदा उठाना, उनको चॉकलेट, पैसे इत्यादि का लालच देना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाना या किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब यौन शोषण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो समाज है उसकी चीज़ों को थोड़ा समझिए आप, क्योंकि हम सभी लोग बच्चों को प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसीलिए वो बच्चों को अपनी गोद में बिठाते हैं, उन्हें हम सहलाते हैं, उन्हें चूमते हैं। कई लोग बच्चों के यौनांगों को भी छूते हैं और उनकी छाती को स्पर्श करते हैं, इसे कौन बुरा मानता है? सच तो यह है कि इस पूरे व्यवहार में मनसा सबसे मूल मुद्दा होती है। कानून इसमें मनसा को देखता है, आपका इंटेंशन क्या है बच्चों को इस तरह से छूने में, बच्चों के यौन अंगों को छूने में या बच्चों के साथ गलत तरीके से छूने में, मनसा को देखा जाता है। जब भी ऐसे केस अदालत में आते हैं तो अदालत क्या करती है? पारिस्थितिजनक साक्ष्य जुटाती है, परिस्थितिजनक क्या साक्ष्य हैं, और उसमें इंटेंशन को इम्पोर्टेंट दी जाती है कि जो अपराधी था उसका इंटेंशन क्या था, उस इंटेंशन को आपको साबित करना होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि सच तो ये कि इस व्यवहार में मनसा सबसे बड़ा मूल मुद्दा है। हमने समझा जब कोई लैंगिक व्यवहार की मनसा से इस तरह स्पर्श करता है तब वो व्यवहार लैंगिक शोषण के व्यवहार की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारे समाज में इन मनसा को समझने का कौशल बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता। बच्चों को पता ही नहीं कि वो कैसे समझे कि कोई उन्हें किस तरह से गोद में ले रहा है, वो मनसा क्या है, किस तरह से उन्हें कोई छू रहा है, उस मनसा को बच्चे कैसे अवलोकन करें, ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता। अतः स्नेह का जो आवरण ओढ़कर अक्सर लैंगिक शोषण होता है वो सबसे ज्यादा घर में होता है, अपने परिवार में, माहौल में, अपने आस पड़ोस में होता है, और हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती। ये एक और विडंबनाजनक स्थिति है, माता पिता के तौर पर, शिक्षक के तौर पर। घनश्याम जी नमस्कार। तो ये एक स्थिति है कि उस मनसा को आप महसूस करना बच्चों को कैसे सिखाएं। और कई जगह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बच्चे महसूस कर पाते हैं, लेकिन उनकी बात को अभिभावक महसूस नहीं कर पाते, शिक्षक नहीं महसूस कर पाते हैं। तो उन स्थितियों में भी चिंताजनक स्थिति है वो भी कि बच्चे कहीं महसूस कर रहे हैं तो हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। पहले तो बच्चों को महसूस करना ही नहीं सिखाया जाता। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि इन पर बच्चों के साथ बात होनी चाहिए, और यदि ये काम एक दोस्त के रूप में उसके माता पिता करें, एक दोस्त के रूप में उसके शिक्षक करें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना क्या है कि वो लोग जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बच्चों के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते, वो इस विषय पर कोई संवाद नहीं करना चाहते, वो मुंह मोड़ते हैं इस विषय से, उन्हें शर्म आती है, उन्हें घिन आती है इस विषय पर बात करने में। तो थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से मनोज जी, आप और बाकी साथी अपने राय, टिप्पणियां, सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ उन पर बात करें, और अंत में 15-20 मिनट हम इस सवाल जवाब के लिए रखेंगे तो उसमें बात करेंगे। मनोज जी ने लिखा कि प्रदेश में यौन शिक्षा को कौन से स्तर, उम्र के अनुसार या क्लास के अनुसार से प्रारंभ किया जाना उचित रहेगा। प्लीज़ इसको भी बेहतर तरीके से समझाएं तो सभी को लाभ मिलेगा। जरूर मैं इस पर बात करूंगा। मैंने शुरू में कहा कि किस उम्र में किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाए, इस पर हम चर्चा करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जान लें कि भारत में केवल लड़कियां ही सुरक्षा के जाल में नहीं फंसी हैं, लड़के भी बलात्कार और लैंगिक शोषण के शिकार होते हैं। इस विषय को पेश करने का मकसद ये साबित करना कतई नहीं है कि समाज में लड़के असुरक्षित है और लड़कियां सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी लड़कियां असुरक्षित उतने लड़के भी हैं। हमारा समाज इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि लड़के और लड़कियां दोनों के साथ बलात्कार हो रहा है।
और आपको कानूनी स्थिति बताऊं, मैंने शुरू में बताया कि मैं एक अधिवक्ता, एक एडवोकेट होने के नाते आपको बहुत सारे कानूनी पहलू बताऊंगा। जो हमारे सीआरपीसी की धारा है मैंने बताया 372 से लेकर के 376-77 तक। 372 में लड़कियों के क्रय विक्रय वेश्यावृत्ति में उनको प्रवृत्त करने पर रोक है, 372, 373 में। 375 में बलात्कार के बारे में 6 परिस्थितियां दी गई है कि उन परिस्थितियों में यदि आप आते हैं तो बलात्कार साबित होता है। 377 में प्राकृतिक यौन कृत्य दिए हुए हैं सीआरपीसी में। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें इन धाराओं में कवर नहीं की जाती है जो हमारे समाज में बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ होती है। हालांकि यौन उत्पीड़न में बहुत देर तक सेकंड तय किए हुए कि इतने सेकंड तक आप किसी लड़की को घूरते तो उसे घूरना माना जाएगा, लेकिन इसके बारे में दफा 376 कुछ नहीं बोलता है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ अलीमुद्दीन जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ा इस पर बात करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ यौन अपराधों के जड़ में क्या है, और मुझे लगता है कि इसे समझने के लिए कुछ यूरोपीय देशों और भारत में यौन हिंसा की तुलना करके समझा जा सकता है। निश्चित रूप से मैंने शुरू में बहुत सारे आंकड़े रखे हैं, हमारे देश के हालात बताए हैं, वो आप शायद थोड़ा देरी से जुड़े हैं, बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा जो परिदृश्य है उसको भी। तो देखिए धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा में जिन 6 परिस्थितियों का उल्लेख है उनके मुताबिक बलात्कार केवल स्त्री के साथ होता है। वो भी शामिल नहीं करता कि लड़के के साथ या पुरुष के साथ भी कोई बलात्कार हो सकता है, यानी पुरुष के साथ बलात्कार होता है। ये सच हमारी न्यायिक व्यवस्था की समझ में भी नहीं आता। दफा 375 में जो परिस्थितियां दी गई उसमें साफ लिखा है कि इस धारा में दर्ज है कि जो पुरुष निम्न परिस्थितियों में किसी स्त्री के साथ मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है। लड़कों के साथ कैसे बलात्कार हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहे हैं, उससे दफा 376 कवर नहीं करता है। थोड़ा सा ये मैंने आपको कानून के बारे में जानकारी दी है। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको अगले मुद्दे पर कि ये सेक्स एजुकेशन क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। आप देखेंगे कि सिगमंड फ्राइड का एक बहुत ही अच्छा कथन है जो मैं आपके सामने उसे पढ़ूंगा। इसको मेरा जो आर्टिकल है मैंने 25 साल पहले जो लिखा था और शिक्षा विमर्श में वो छपा था, उसका सबसे टैग लाइन थी ये। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि दबे हुए मनोवेगों का पुनः प्रसार करो, जबकि होता यह है कि परंपरा, संस्कृति अथवा लोक लज्जा निषेधों के चलते आडंबरी तौर पर सेक्स संबंधी मनोवेगों को दबा दिया जाता है, लेकिन हमारे अवचेतन मन में उनकी अनुभूति बनी रहती है जो यदा कदा अन्य माध्यमों से प्रकट होती रहती है, और विद्यालयों में भी ऐसी दमित कुंठाओं की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। यौन शिक्षा को लेकर हमारे समाज में, हमारे शिक्षकों में, हमारे अभिभावकों में बहुत भ्रम है। उनको ये लगता है कि यौन शिक्षा का मतलब यौन क्रिया की जानकारी देना भर है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मिथक है, ये धारणा गलत है कि यौन शिक्षा का मतलब यौन क्रिया के बारे में जानकारी देना है। यौन शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें स्कूल में टीचर और घर में माता पिता बढ़ते बच्चों को यौन संबंधी जानकारी देते हैं ताकि वो अपनी यौन क्रिया, करीबी रिश्ते और यौन पहचान के बारे में जान सके। ये क्रिया बच्चों की यौन संबंधों के प्रति एक अच्छी समझ पैदा करती है, जिससे भविष्य में वो यौन संबंधी फैसले लेने में सक्षम होते हैं। तो यौन शिक्षा के बारे में जो भ्रम है थोड़ा उन्हें निकालिए दिमाग से। बच्चों की अपनी यौन पहचान होती है, उसको उनसे जानना चाहिए, उनको अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए। बच्चों को अपने शरीर के अंगों के बारे में जानना, उनके कार्यों के बारे में जानना, उनके नाम और काम को जानना गलत कैसे हो सकता है? कहाँ लिखा भाई ये? और हम उसे कहते हैं कि नहीं हम इस पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं अभी वर्तमान की आपने देखी, वो तो बार बार चीख कर कह रही है कि हर बच्चे को यौन शिक्षा के बारे में बताइए। बहुत सारे जो शरीर विज्ञान के वैज्ञानिक हुए हैं वो ये कहते हैं कि बच्चा तो इनके बारे में बचपन से जानता है।
पैदाइशी उसमें ये चीज़ें होती है, तो आप क्यों नहीं बताना चाहते इन चीज़ों के बारे में बच्चों को? तो सेक्स एजुकेशन के संबंध में हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है, WHO भी ये कहता है कि 12 वर्ष और उससे कम अधिक आयु वाले बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी जरूरी है। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि जिन बच्चों को शिक्षकों द्वारा सेक्स एजुकेशन दी गई है वो अपनी सही उम्र में जाकर के शारीरिक संबंध बनाते हैं, और वो भी सुरक्षित तरीके से। ये हमारे अध्ययन कह रहे हैं, रिसर्च कह रहे हैं। और जिन बच्चों को ये शिक्षा सही समय पर नहीं मिलती है वो मानसिक विकारों के शिकार हो जाते हैं, भ्रम के शिकार हो जाते हैं, कुंठित भावनाएं उनमें पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे मनोविकार, मानसिक मनोविकार उनमें विकसित होते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। तो आप यदि बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे इन मुद्दों पर, और एक धारणा और हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहती है वो ये रहती है, जनरली हमारे अभिभावक और हमारे शिक्षक ये बोलते नजर आते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, उनको किसने सेक्स एजुकेशन दिया है। अक्सर ये बात होती है, भाई मुझे तो किसी ने सेक्स एजुकेशन नहीं दिया ना, मैं तो खुद ही सीखा हूँ, समय आने पर अपने आप सीख गया, तो हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। ये तर्क हमारे परिवेश में और हमारे संस्कृति में आप कह लीजिए रचा बसा हुआ है कि समय आने पर बच्चे सब उम्र के साथ सीख जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत सोच है। आज की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज आपको इंटरनेट सुलभ है, बच्चों को बहुत सुलभ है इंटरनेट, अश्लील पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, इसके अलावा और अनेक माध्यम हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, टॉयलेट तक से आपके बच्चे सेक्स एजुकेशन ले रहे होते हैं, और वो कैसी एजुकेशन ले रहे होते हैं वो आप सब जानते हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि यदि उनको सेक्स एजुकेशन समय पर नहीं दी गई तो बच्चे राह से भटक जाएं, बच्चे जो है गलत राह पे चले जाएं, बच्चे जो है आधी अधूरी और कचरा जानकारियां प्राप्त करें। तो क्या आप अभिभावक होने के नाते ये सब बर्दाश्त करेंगे कि आपके बच्चे इन मुद्दों पर आधी अधूरी और कचरा जानकारियां दिमाग में लेके घूमें, मानसिक विकार के तौर पर और बीमार के तौर पर विकसित हों आपके बच्चे, और आगे जाके समाज में अपना वर्तमान और भविष्य सब बर्बाद कर लें? आप देखिए, एक व्यक्ति जो या एक अपराधी जो बलात्कार करता है वो भी अंत में जाकर अपनी जान और जीवन के लिए कितना लड़ता है। आपने निर्भया केस में देखा होगा, सारे के सारे अपराधी अंत समय तक अपना जीवन बचाने में लगे रहे। तो जीवन तो सबको प्रिय है ना, तो बच्चों को क्या ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि वो किसी और के जीवन को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? और जब किसी और के जीवन को वो खतरे में डाल रहे हैं तो उससे उनका जीवन भी खतरे में जा रहा है। ये समय रहते क्यों नहीं सिखाया जाना चाहिए, जब वो जीवन के लिए उस परिस्थिति में जाकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। निर्भया केस के अपराधियों के मामले में ये पूरी दुनिया ने देखा। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में जो भ्रम है थोड़ा उनको दिमाग से निकालें। ये यौन क्रिया भर के बारे में बात करना नहीं है, ये बच्चों की यौन पहचान के बारे में बात करना है, बच्चों को एक प्रक्रिया के बारे में बताना है, अपने शारीरिक पहचान के बारे में, अपने शारीरिक शरीर विज्ञान के बारे में जानने का एक उनकी उत्सुकता है, उनका कौतूहल है। और ऐसे बच्चों को आप शैतान नहीं कह सकते। ऐसे बच्चे जो इनके बारे में कौतूहल रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं, मुझे लगता है वो बहुत जागरूक बच्चे हैं। उन्हें आप शैतान का तमगा मत दीजिए। बिल्कुल मनोज जी, यौन शिक्षा को से पाठ्यक्रम से कैसे जोड़ा जाना चाहिए इस पे भी मैं बात करूंगा। मैंने खुद ने एक थीम तैयार की है, उसका भी जिक्र करूंगा और बताऊंगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पर बात करना। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यौन व्यवहार से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर एक निर्देश चिकित्सा है, जिसमें भावनात्मक जिम्मेदारियां, रिलेशनशिप, यौन गतिविधियां, यौन सहमति की उम्र, मानव यौन शरीर रचना, इनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि प्रजनन की आयु क्या हो, जन्म नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, और यौन संयम से संबंधित मामलों में जानकारियां इस यौन शिक्षा में शामिल होती हैं। यह आपको समझना चाहिए। तो एक जो भ्रम है जो मैंने कोशिश की आपके दिमाग से निकालने की, उम्मीद है मैं सफल हो पाया हूँ आपके दिमाग से वो भ्रम, वो गलत धारणा निकालने में कि यौन शिक्षा क्या है। ये हम सबको
समझना चाहिए कि यौन शिक्षा, यौन क्रियाकर के बारे में जानकारी नहीं है। और बहुत सारे अध्ययन बताते हैं कि जिन बच्चों को बचपन से अच्छी शिक्षा, यौन शिक्षा मिलती है, वो बच्चे आगे जाकर के लिंग पहचान के बारे में जानते हैं, यौन स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, जन्म नियंत्रण के बारे में जानते हैं, और यौन संचारित जो संक्रमण होते हैं जिन्हें STD वगैरह बोला जाता है, STD जो होता है सेक्सुअल ट्रांजिशन और डिजीज जो होती है, उनके बारे में, तो जो इनको बोलते हैं यौन संक्रमण संचारित या यौन संक्रमण रोग, उनके बारे में वो सचेत रहते हैं और अपने शरीर की एक अच्छी छवि बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दें। अब कैसे देंगे, कब देंगे, इसके बारे में भी मैं जिक्र करूँगा इस सारी चर्चा में। अभी मैंने आपको बताया कि यौन शिक्षा क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, यौन शिक्षा की जरूरत क्यों है। तो मैंने इस पर थोड़ी तो बात की है, और थोड़ा सा और मैं बता दूं कि स्वाभाविक तौर पर जब बच्चे यौनिकता के विषय में जानते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो हम उन्हें दुत्कार कर, डांट कर चुप करा देते हैं, या फिर कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इस लायक, तुम्हें इस मुद्दों पर बात नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में जान सको, ये अभी उम्र नहीं है। और ये हमारा इनकार पुनः अतिवेग के रूप में बच्चों के लिए जिज्ञासा में परिवर्तित हो जाता है, एक जुगुप्सा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो जानने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों सभी इन चीज़ों को हमसे छिपाते हैं भाई, हमें जानने क्यों नहीं दिया जाता है। फलस्वरूप वो बच्चे अनेक माध्यमों से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रयास करते हैं, और संभावना गलत रास्तों पर जाने की होती है। वो अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, उस तरफ प्रवृत्त होते हैं, अधकची जानकारियाँ उनको मिलती हैं जो उनका वर्तमान और भविष्य दोनों खराब कर सकते हैं। आप देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, नोटबुक में अश्लील चीज़ें लिखते हैं, दीवारों पर लिखते हैं, पुस्तकों में लिखते हैं। सामाजिक जीवन में यही बच्चे बड़े होकर के यौन अपराध और बलात्कार करने की तरफ बढ़ते हैं, यौनिकता की तरफ उन्मुख होते हैं, लड़कियों को देखते ही फप्तियाँ कसते हैं, कंकड़ मारते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। ये सब के मूल में ये सब चीज़ें हैं। और टीवी और सिनेमा जिस तरीके से, जिस असंतुलित तरीके से इन सब चीज़ों को दिखा रहा है, वहाँ हालात और भी भयानक है। हमारे बच्चे वहाँ से सीखते, और आप कहते हैं कि जरूरत क्या है, समय आने पर, उम्र होने पर बच्चा खुद सीख जाए। और आप तर्क देते हैं कि मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। तो ये जो तर्क है ना भाई साहब, ये तर्क गए जमाने को हो गए, आपकी पीढ़ी में चलते थे, अभी नहीं चलते। यकीन मानिए, आपके ज़माने में इतना संसाधन नहीं था जनाब। आपके ज़माने में टीवी, मीडिया, सिनेमा, इंटरनेट, और जिस तरह से आज डेटा अवेलेबल है, जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम अवेलेबल है, कौन फिल्में बच्चे देख रहे हैं। और इस देश का भविष्य, आपने तो वो घटना भी सुनी होगी ना, संसद में यौन ये मतलब पॉर्न फिल्म देखते हुए पाए गए हमारे नेतागण। तो क्या हालात है देश के, ऐसे में आपको ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि इन मुद्दों पर, और खासकर बच्चों को एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यौन शिक्षा की जरूरत इसलिए भी है कि प्रत्येक जो इस मानसिक विकार से ग्रसित होता है, जो भी व्यक्ति अपराधी, उसके लिए बच्चे बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। विजय भाई नमस्कार। वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती है ना। बच्चों को वो एहसास, वो महसूस करना किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारा यौन शोषण हो रहा है, तो यौन शोषण का मतलब क्या है। उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। सॉफ्ट टारगेट होते हैं बच्चे उनके लिए, उन अपराधियों के लिए। तो अब आप उनको सॉफ्ट टारगेट होने से कैसे बचा सकते हैं? उनको जानकारी दीजिए यौन शोषण की। उनको बताइए यौन शोषण का मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति यदि आपको बुरी नज़र से देख रहा है, गलत तरीके से छू रहा है, खास स्थानों पर छू रहा है, तो उसकी जानकारी वो तुरंत आपको दें माता पिता के रूप में। ये आप उन्हें बताइए, ये बहुत जरूरी है, वरना आपके हाथों से आपके बच्चे फिसल जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, मैं आपको सतर्क बना रहा हूँ। और ये सेशन रखने के पीछे उद्देश्य मेरा यही था। बिल्कुल शिवजी राम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल रखा। ट्रांसजेंडर का भी डाटा इसमें शामिल है क्या? शायद उनके साथ यौन हिंसा की घटनाएं ज़्यादा होती है, इस पर भी बात करने की जरूरत है निश्चित रूप से। हालांकि मैंने आज मेरी चर्चा को सिर्फ बच्चों को यौन शिक्षा क्यों, कैसे, कब दें, उस पर केंद्रित किया, पर इन मुद्दों को भी हम कवर करेंगे। अब एक चीज़ आप ये देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं
वो बालक बालिका के शरीर को जाने बिना, एक दूसरे के शरीर को जाने बिना बढ़ रहे। खासकर आज के परिवेश में जब एकल परिवार है, जहां पर या तो घर में एक ही लड़की है या एक ही लड़का है, या किसी के 2 लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं। उन स्थितियों में जब घर में भाई बहन होते हैं, बच्चों को एक दूसरे को शरीर को जानने के अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन आजकल वो अवसर भी खत्म होते जा रहे हैं। तो हमारे बालक बालिकाओं को एक दूसरे के शरीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हम एक चीज़ मासिक धर्म के बारे में बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बारे में, माहवारी के बारे में। माहवारी के बारे में जितना ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों को बताना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ लड़कों को भी बताना है। लड़कों को भी इस प्रक्रिया के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही उनके बारे में एक खास प्रकार की रुग्णता माहवारी के बारे में भर दी जाती है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे संतों के बयान कि यदि पीरियड में महिला खाना बनाए तो वो अगले जन्म में कुत्ते के रूप में पैदा होती है। ये ऐसे घृणित बयान हमारे साधु संत दे रहे हैं। पीरियड में यदि महिला खाना बनाती है, उसके हाथ का खाना खाने वाला पुरुष कुतिया के रूप में जन्म लेता है। ये आप पढ़िएगा, ये सब मेरे फेसबुक वॉल पर मैंने डाल रखे हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा इन संतों के बारे में। तो ये जो कुंठा है, ये जो गलत धारणा है, ये जो रुग्णताएं, मानसिक रुग्णताएं हमारे बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है, इन पर बात करने की जरूरत है। ये समय है इस पर बात करने का। तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को जो मासिक धर्म के बारे में मैंने बात की कि सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कियों को भी बताएं। लड़कों को सैनिटरी पैड के बारे में बताएं, टेम्पोन के बारे में जानकारी दीजिए, और मानव इम्यूनो वायरस जो HIV वगैरह, उसके बारे में भी लड़के लड़के दोनों को समान रूप से जानकारी देने की जरूरत है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई है जिसके द्वारा मैंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि यौन शिक्षा की जरूरत क्यों है। अभी तक हमने यहाँ तक बात की। अब हम बात करते हैं कि यौन शिक्षा देने में स्कूल की भूमिका क्या हो सकती है। इस पर थोड़ी चर्चा करके फिर हम उस पर आएंगे कि किस उम्र में कौन सी शिक्षा बच्चों को दी जाए, उस पर थोड़ी बात करेंगे। देखिए, जब हम घर के बाद अपनी नज़र स्कूल पे डालते तो हमारी कठिनाइयाँ और बढ़ जाती हैं। स्कूलों में बच्चे भीड़ की तरह इकट्ठे कर दिए जाते हैं। उनका पथ प्रदर्शन वो नहीं कर पाते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा अधिक जानते और पहचानते हैं, शिक्षक। निश्चय ही एक अस्वाभाविक दशा है और इससे बुराइयों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये मैंने मेरे आर्टिकल से ली है, ये सारी लाइनें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो 1997 में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था शिक्षा विमर्श में, उसमें ये सब लिखा। तो मैंने उसमें एक अनुभव लिखा है कि मैं एक ऐसे विद्यालय में पढ़ाता था शिक्षक के तौर पे, जहाँ शिक्षक बालक के संबंध काफ़ी मधुर और काफ़ी नज़दीकियों वाले होते थे, मित्रवत संबंध होते थे, दोस्ताना संबंध। तो वहाँ का एक अनुभव मैं बताऊँ, चूँकि स्कूल की हम बात कर रहे हैं। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो एक दिन बच्चों ने मेरे सामने बहुत स्वाभाविक तौर पर कुछ सवाल रखे, और ये सवाल सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ और मुझे गर्व हुआ मेरे बच्चों पर कि आखिर मेरे बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल मेरे से पूछे। उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा कि नवल जी ही कहते थे बच्चे उनको ना। मैंने पहले मेरे शैक्षिक अनुभव में आपको बताया कि हमारे जो बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, वो हमें नाम से बुलाते थे। तो उन्होंने बोला, नवल जी मतलब बच्चे कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं बच्चे, हम कैसे बने? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मुझे बड़ी खुशी हुई पहला सवाल। और वो बच्चे थे 4 साल 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे। तो ये सवाल जनरली बच्चों के दिमाग में होता है कि वो कैसे पैदा हुए, बच्चे कैसे बनते, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये होता है, स्वाभाविक सवाल है बहुत ही। और यहाँ बच्चा है ना, सिर्फ एक विज्ञान को खोजने की कोशिश कर रहा है। उसकी जो जिज्ञासा है विज्ञान के बारे में एक समझ बनाने की है। तो उस पर हमें बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरल तरीके से जवाब देने चाहिए। बच्चों को इन मामलों में कभी डांटना फटकारना चाहिए। बच्चों को निश्चल भाव से ये सवाल पूछते हैं। आपको मैं एक और उदाहरण दूं मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची अभी 5 साल में प्रवेश करेगी, नव्या। वो को एजुकेशन में पढ़ती है। हम दोनों माता पिता, उसके जो माता पिता, हम दोनों हस्बैंड वाइफ शुरू से इस बात से सहमत थे कि बच्ची को को एजुकेशन देंगे। तो हमने को एजुकेशन वाला स्कूल उसके लिए ढूंढा और उसमें दाखिला दिलवाया। एक दिन उसने मेरे से आके पूछा, बहुत ही स्वाभाविक सवाल, आप सुनिए उसको। एक दिन उसने मेरे से पूछा कि पापा, ये जो मेरे क्लास में युवराज और दिनेश
और वो पिंटू नाम के जो बच्चे हैं ना, ये खड़े खड़े टॉयलेट क्यों करते हैं? हमको तो मैम कहती है बैठ के करो, हम तो बैठ के टॉयलेट करते हैं, ये खड़े खड़े करते हैं और मैम इनको बोलती नहीं है कि बैठ के टॉयलेट करो। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है उस बच्ची का जानने का, बहुत ही स्वाभाविक। और मैंने उसको उतनी ही सरल तरीके से इसका जवाब दिया कि बेटा बिल्कुल तुम्हारे और उस बच्चों में थोड़ा सा फर्क है टॉयलेट जाने में। देखो उनको एक लिंग होता है और अपने योनि होती है। बहुत सिंपल सा जवाब बच्ची समझ गई। अच्छा इसलिए खड़े होकर पेशाब करते हैं। पता है अगला सवाल उसने क्या पूछा, आप भी फिर खड़े होके टॉयलेट जाते होंगे क्योंकि आप भी बॉयज हो? बिल्कुल, भी खड़े होकर टॉयलेट करता हूँ। तो मम्मी आपकी तरह बैठ के टॉयलेट करती है सीट पर, और क्यों करती है? इस सवाल का जवाब उस बच्ची को इस उम्र में मिल गया, 4 साल की उम्र में, और बहुत सहज तरीके से मिल गया। अब आप यदि ऐसे में बच्चों को मैं डांट देता कि नहीं चुप, या तुम ये तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से बात करने की, तुम जब समय आएगा तो जान जाओगी, पहचान जाओगी, समझ जाओगी, मैं चुप करा देता उस बच्ची को, तो उसकी जिज्ञासा को नहीं मार रहा होता मैं। तो ये थोड़ा समझने की जरूरत है स्कूल को, कि स्कूल में जब वो बच्चे एक उम्मीद के साथ आते हैं और वो यदि आपके साथ उनका बेहतर रिश्ता नहीं है, दोस्ताना रिश्ता नहीं है, तो वो सवाल आपके सामने रखेंगे नहीं। बहुत सारे शिक्षक ये सवाल, यार आपसे ऐसे कैसे बच्चे पूछते हैं हमसे, तो अरे आपने उनको माहौल ही नहीं दिया है, आपने स्थितियां ऐसी पैदा नहीं की क्लास के अंदर, परिस्थितियां ऐसी पैदा नहीं की है कि बच्चे कैसे सवाल करेंगे आपसे। हमसे किए सवाल क्योंकि हमने ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल और ऐसा संबंध बनाया बच्चों के साथ, दोस्ताना संबंध। तो बहुत ही स्वाभाविक है ये। इस सवाल पे हमने बहुत चर्चा की एक बार बच्चों के साथ। स्कूल कैसे ऐसे मुद्दों पर बच्चों के साथ बात करे, यहाँ मैं इसकी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। देखिए, थोड़ा से ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए आपको बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा, आपको अपनी समझ को शार्प करना पड़ेगा, आपको अपनी जानकारियां, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अपनी झिझक को खत्म करना पड़ेगा, अपनी शर्म को खत्म करना पड़ेगा। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, यदि आप ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो बहुत सहज रहकर बात करिए बच्चों के साथ, बहुत सरल तरीके से और निश्चल तरीके से उनके सवालों को आने दीजिए, उन्हें रोकिए टोकिए, डांटिए फटकारिए। तीसरी चीज, बहुत ही अच्छा होगा यदि इन सारी चर्चाओं में आप बच्चों के अभिभावकों को शामिल करें। बच्चों के माता पिताओं को इस विषय पर बात करने का इम्पोर्टेंस समझाएं, महत्व समझाएं, उनके साथ संवाद करें, डायलॉग करें कि ये क्यों जरूरी है, ये दायित्व, ये जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन यदि आप शिक्षक के तौर पे इस जिम्मेदारी को ले रहे हैं तो बच्चों के माता पिता को भी उसमें शामिल करें। बिल्कुल विजय भाई, आपने लिखा आज समय की महत्वपूर्ण जानकारी है, या जानकारी को केवल जानने की जरूरत के साथ आत्मसात करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल सिया सिंह जी नमस्कार। तो ये इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आप जब स्कूल में बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो आप बच्चों के माता पिता को विश्वास में लीजिए और माता पिता को उस सेशन में शामिल कीजिए। आप हो सके संभव हो तो स्कूल की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें बात कीजिए आप इन मुद्दों पर। जो बालिकाएं आपके पास आ रही हैं उन पर मासिक धर्म के बारे में बात करने की बहुत जरूरत है। उस पर साफ सफाई कैसे वो रखें, उस उम्र में वो कैसे इस अचानक हुए शरीर के परिवर्तन को कैसे समझें, इस पर उन बालिकाओं के साथ बात करने की जरूरत है और उतनी ही जरूरत बालकों के साथ भी है, ताकि वो उनके दर्द को समझ सके, संवेदनशीलता का मतलब समझ सके, एक दूसरे के शरीर के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सके। और स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। हमारे शिक्षा क्रम ने, पाठ्यक्रम ने इन चीज़ों को अब तक सिर्फ लोक लज्जा और सांस्कृतिक दबाव और मान्यताओं के चलते बाहर रखा है पाठ्यक्रम से, शिक्षा से। यदि कहीं शिक्षा में विज्ञान की किताबों में इन पर कुछ जानकारियां आती भी है तो शिक्षक इस तरह से फटाफट उन टॉपिक को निपटाते हैं ताकि उस पर ज़्यादा बच्चों के साथ बात ना करनी पड़े, और ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि चलो इन मुद्दों पर आगे बात, जब आप बड़े होंगे, जब समय आएगा तब आप जान लोगे, समझ लोगे, अभी आगे बढ़ते हैं। और वहीं से आप बच्चे में एक जुगुप्सा का बीज बो देते हैं, वहीं से बच्चे में एक ऐसी जिज्ञासा का बीज बो देते हैं जिसमें वो सोचता रहता है कि ऐसा क्यों, टीचर ने ऐसा क्यों किया इस मुद्दे पर। बिल्कुल विजय भाई, यौन शिक्षा पर बहुत बेहतरीन किताबें हैं, उनके बारे में मैं लिंक भी दूंगा, उनके नाम भी बताऊंगा आपको।
बच्चे कैसे बनते हैं, BGVS की एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बच्चों को दी जा सकती है। और भी बात करेंगे, बेटी करे सवाल एक किताब है, एकलव्य का प्रकाशन है। इनके लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा सभी के साथ मेरी वॉल पर। तो स्कूल यदि इन विषयों को सहजता से और सही तरीके से हैंडल करता है तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि बच्चे चोरी छिपे यौनिकता विषयक रहस्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उन रहस्यों का उद्घाटन करने में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे, क्योंकि खुलकर पूछने पर उन्हें हम लोगों की झिड़कियां सुननी पड़ती है, इसलिए वो ये करते हैं। खुलकर इसलिए नहीं पूछ पाते। बच्चों की यौनिकता के संदर्भ में उठी जिज्ञासाओं को सही दिशा देने में बच्चों के माता पिता और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बहुत हद तक हमारी शिक्षा प्रणाली ने यौनिकता को, जो कि एक सामाजिकता व्यक्तिगत जीवन का प्रमुख आधार है, उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखा है। यौन आवेग को अभी तक बुद्धि के दायरे में नहीं लाया जा सका तथा हमारी शिक्षा प्रणाली बुद्धि तक ही सीमित रही है। फलस्वरूप उस आवेग की अति व्यापक गतिशील शक्तियां कुंठित हो गई है। विशेषकर किशोरावस्था में बच्चों के समक्ष समायोजन की अनेक समस्याएं हो जाती है और उनमें हम मदद नहीं कर पा रहे। जहां बच्चे अपने शारीरिक परिवर्तनों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके कारणों के बारे में समझना चाहते हैं, वो वहाँ असमंजस में रहते हैं। वही भावनात्मक रूप में भी उनकी कठिनाइयाँ कम नहीं होती। ऐसी स्थिति में घर पर अभिभावकों की उदासीनता, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा उनकी कठिनाइयों को नहीं समझना तथा उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाना, ये सब ऐसे कारण हैं। और किसी विशेष शिक्षा व्यवस्था का न होना भी बच्चों में कुंठा के पनपने का एक कारण हो सकता है। हम देखते हैं कि जो मैंने बात की, पाठ्यक्रम में प्रजनन अंगों के नाम तक नहीं होते ना, कहाँ होते हैं? आप पूछिए, आप बच्चों से पूछिए। अभी एक शिक्षकों के प्रशिक्षण में मेरा अनुभव रहा बात करने का शिक्षकों से। मैंने शिक्षकों से एक सीधा सा सवाल किया कि आप अपने शरीर के सारे अंगों की एक सूची बनाएं। वो सारे अंग लिख देंगे, लेकिन जो प्रजनन अंग है वो हिम्मत नहीं होती है हमारे टीचर्स की उनके नाम लिखने की। तो बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे आप? वो बच्चों को क्या सिखाएंगे जो खुद नहीं लिख पा रहे? एक और प्रशिक्षण में मैंने सवाल किया, थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा मैं, 12 बजने वाले हैं, लेकिन थोड़ा जो कि अभी कुछ मुद्दे हैं तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक प्रशिक्षण में हमने सवाल किया कि आप अपने शरीर में कुल कितने छिद्र होते हैं गिनकर लिखिए और बताइए बोर्ड पर आकर के उनके बारे में। आप यकीन करेंगे इस वैज्ञानिक तथ्य के बारे में भी उलूल जुलूल जवाब। एक तथ्य है, कुल कितने छिद्र हैं, वो नहीं हो सकते राइट और गलत, ये और वो 25, 30, 50 में से कौन सा सही है, नहीं हो सकते। वो तो आश्चर्य ना, नहीं बता पाते कि कुल कितने छिद्र हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बच्चों के साथ बात कीजिए, प्रयास कीजिए चर्चा करने के, और एक शिक्षक के तौर पे अपने को योग्य बनाइए कि इन मसलों पर आप बात कर पाएँ बच्चों के साथ। तो मैं थोड़ा सा, मैंने 4-5 चीज़ें बताई आपको। शिक्षक के तौर पे आप क्या करें, पहले झिझक छोड़ें, अपनी शर्म छोड़ें, अपनी लज्जा छोड़ें और एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सेक्स एजुकेशन को समझने की कोशिश करें। सेक्स एजुकेशन के बारे में जो आपके दिमाग में भ्रम है किसी भी यौन क्रिया के बारे में बताते, उसको निकाल दीजिए दिमाग से, तो आप बेहतर तरीके से बच्चों के साथ बात करें। और बच्चों को डांटिए फटकारिए मत, बच्चों की जिज्ञासाओं को, बच्चों के सवालों के जवाब उतनी सहजता से दीजिए जितनी सहजता से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस संदर्भ में भी हमें बात करने की ज़रूरत है। वर्तमान संदर्भों में जिस प्रकार के विज्ञापनों में नारी को प्रस्तुत किया जाता है, उसके औचित्य और मंतव्य पर बालक बालिकाओं के बीच आप बहस करा सकते हैं, चर्चाएं करा सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं की जो कटिंग्स होती है, जो खबरें होती है, उनको उनकी कतरने लेकर आप उन पर बातचीत कराकर एक विशेष पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं बच्चों के बीच इस विषय पर चर्चा करने की। माता पिता से मैंने पहले भी कहा कि आप बच्चों के माता पिता को इस सारी चर्चा में शामिल करिए तो बहुत ही बढ़िया है। परस्पर एक विश्वास की जरूरत होती है, वो बनाने की जिम्मेदारी आप शिक्षकों की होगी, वो बना के चलिए। तो बच्चों को विद्यालय में अन्य विषयों की शिक्षा के साथ साथ कैसे उनका विकास होता है, प्राणी शास्त्र की प्रारंभिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जिसमें मानव जीवन के सभी अंगों के साथ साथ सेक्स भी सम्मिलित हो। जैसा एक प्राणी शास्त्री का एक मैं कथन पढ़ूंगा आपके सामने, रगल्स गेट्स का नाम सुना आपने। उन्होंने कहा है कि स्कूल के प्रत्येक छात्र और छात्रा को
शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में वनस्पति और प्राणियों के स्वभाव, शरीर की बनावट और कार्यों के बारे में, साथ ही उनके परस्पर संबंधों और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं के विषय में कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें वंशानुक्रम के संबंध में भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक शरीर अपनी प्रजनन संबंधी विशेषताओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्यौरों को उत्तराधिकार के रूप में ग्रहण करता है और फिर उन्हें उत्तराधिकारी को प्रदान कर देता है। तो शालाओं में यौन आवेग की अंतःशक्तियों को प्रोत्साहन देकर उनका विकास किया जाना बहुत ही अत्यावश्यक है। जो फ्राइड साहब ने कहा था कि दबे हुए मनोवेगों का पुनरुद्धार करो, उन्हें दबाव मत। अब जो सब मुद्दा है वो मैं उसको फटाफट रहता हूँ, काफ़ी समय हो गया, कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सेक्स की बात करनी चाहिए। हमारे एक साथी मनोज जी ने भी ये सवाल पूछा था कि किस उम्र में किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। मनोज जी ने एक और सवाल पूछा कि बच्चों के लिए वर्तमान में पारंपरिक यौन शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यौन शिक्षा में विभेद और उनकी उपयोगिता पर भी कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल मनोज जी, मैं इसमें अब इसी विषय पर आपके सवाल पर मैं बात करने वाला हूँ और उस पर बात करने के बाद ही हम लोग इस पे आगे इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। बीच में फ़ोन आ गया था। तो बच्चों को किस उम्र में हम बातचीत करें? देखिए, बच्चों से सेक्स के बारे में बात करने की प्रक्रिया छोटी उम्र से शुरू करनी चाहिए। जब आप उन्हें नहलाते हैं उस समय उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बच्चों को बताएं और सही तरीके से बताएं। बिल्कुल, जब 3-4 साल का बच्चा होता है, आप उसे नहलाते हैं माता पिता के तौर पे, क्योंकि उस समय वो स्वयं नहीं नहाता, आप ही नहलाते हैं। तो उस 3-4 साल के बच्चों के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके बारे में आप बातचीत करिए बच्चों के साथ। उनकी साफ सफाई के बारे में बात करिए, उनके नामों के बारे में बात करिए, उनके कामों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा दी बात करिए और यहाँ झिझकिए मत। और इतना एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वो जो प्राइवेट पार्ट्स है बच्चे के, उनके सही और वैज्ञानिक नाम बताइए। हम में से ज्यादातर अभिभावक क्या होते हैं कि खुद की लज्जा, खुद की शर्म के कारण ऐसे कुछ नाम थोप देते हैं उन प्राइवेट संघों के पार्ट्स के, जो जाकर के हंसी मजाक के पात्र बनते हैं। जब वो पाठ्यक्रम में या कहीं विज्ञान के तौर पर कहीं खोज करता है तो उससे कुछ और नाम उनके मिलते हैं जो और अति जिज्ञासा का विकास बच्चों में करते हैं। वो गलत चीज़ है। आप शुरू से ही उचित नाम बताइए। हमारे यहाँ बचपन से, जैसे मैं बहुत छोटा था, या हमारे यहाँ मेरे माता पिता या घर में लिंग को हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नामों से पुकारा जाता था जिनका नाम हमें पाठ्यक्रम और वैज्ञानिक तौर पर कहीं नहीं मिला। जैसे नुन्नी, लुल्ली, बुच्ची, इस तरह के शब्द इस्तेमाल मत कीजिए लिंग के लिए। बच्चों को बताइए ये आपका लिंग है, और लड़कियां यदि हैं तो उनको बताइए ये वल्वा या वेजाइना है, इसको हिंदी में योनि बोलते हैं। सिंपल। जब आप अभी से ये चीज़ बता देंगे तो वो जब पाठ्यक्रम में या विज्ञान के तौर पर या किसी जगह पर इन चीज़ों को खोजेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में पता मेरे मम्मी पापा ने भी यही बताया था, बिल्कुल ये नाम है। तो गलत नाम प्लीज़ कभी भी प्राइवेट अंग के बारे में गलत नाम मत बताइए, शर्म लाज के चलते। सही जानकारी दीजिए। पेनिस है, लिंग है, इसको हिंदी में हम लिंग बोलते हैं बच्चा, ये पेनिस है। और ये वल्वा है, वेजाइना है, इसको हिंदी में योनि बोलते हैं। ये निपल्स है, इनके बारे में आप बताइए बच्चों, और बच्चों को जानना ही चाहिए इनके बारे में। बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें सही जानकारी दें। 2 साल की उम्र के बच्चों से आप इस बारे में बात कर सकते हैं, और बाकी 0 से 2 साल के बच्चों के बारे में आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि उनके जो शरीर के पार्ट्स है उनके काम क्या है। अंगों का सही नाम बताएं और उनके कार्यों के बारे में बताएं। बच्चों से बात करना शुरू करते समय झिझक और शर्म बिल्कुल ना रखें, और ये ध्यान रखें कि निजी अंग को निजी क्यों कहते हैं। 0 से 2 साल के बच्चे को आप ये भी बता सकते हैं कि मैं इसे बार बार तुम्हारा निजी अंग, प्राइवेट पार्ट्स क्यों बोल रहा हूँ। तो इस बारे में विशेष तौर से बच्चों को बताएं कि देखिए बच्चों, ये तुम्हारे अपने निजी अंग हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इनको छू नहीं सकता। तो ये जो मैं बात बता रहा था यौन शोषण की, वो यहाँ से निकलती है। कोई व्यक्ति इन्हें छू नहीं सकता। इनकी देखभाल करना, साफ सफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ध्यान रखिए इनका। जैसे आपका एक ब्रश होता है घर में, उसे आप ही यूज करते हैं। आपका टॉवल होता है, वो आपका अपना होता है, उसे आप ही यूज करते हैं, कोई उसे यूज नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ों से उदाहरण देते हुए आप इन चीज़ों पे आ सकते हैं। इसी तरह से आपके निजी अंग हैं, आपके पार्ट्स हैं, आपके इन पार्ट्स को कोई छू नहीं सकता। बताइए आप बच्चों को। और निजी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी बताइए। तो आप सबसे पहले बच्चों को बताइए, ये मुंह आपका,
आपका चेस्ट और ब्रेस्ट और आपके पैरों के बीच का स्थान और एक आपका बॉटम, पीछे की जगह, ये आपके अपने निजी पार्ट्स है, इन्हें कोई छू नहीं सकता। आप बच्चों को यहाँ जानकारी दीजिए बहुत ही सरल तरीके से, और फिर बच्चों को ये भी बताइए कि यदि कोई अन्य व्यक्ति इन्हें छूने की कोशिश करता है आपको अकेले में पाकर या आपको अकेला देखकर, तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को बताइए, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताइए कि ऐसे में आप वहाँ से भाग जाएं, शोर मचाएं, हल्ला करें, और जिस भी व्यक्ति पर आपको विश्वास हो, सबसे नज़दीकी व्यक्ति जिस पे आपको ट्रस्ट हो अपना, उसके पास जाकर उसको ये बात बताएं। वो माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके शिक्षक हो सकते हैं। आप उनको जाकर बताएं इस बारे में। चुप रहना ना सिखाएं बच्चों को। बच्चों के चुप रहने से अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है, वो उनका यौन शोषण और ज़्यादा करते हैं। और बच्चों को महसूस करना ही नहीं आता, तो मैं यही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि बच्चों को महसूस करना सिखाइए कि कौन सा स्पर्श उनके लिए गलत है और कौन सा स्पर्श उनके लिए सुखद है और अच्छा है। इसके बारे में आप जानकारी दीजिए बच्चों को। 0 से 2 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को आप ये जानकारियाँ दे सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को इसके बारे में, प्राइवेट संघों के बारे में। तो मैंने बहुत, यदि आपके बच्चे भी यहाँ बैठे हैं इस सेशन में, तो बिल्कुल उनको भी आप इस चर्चा में शामिल कर सकते हैं। श्वेता जी ने एक सवाल पूछा है कि मासिक धर्म के समय पर लड़कियों के साथ होने वाले छुआछूत पर भी बात करने की जरूरत है। क्या ये उचित है कि वो रसोई की किसी चीज़ को नहीं छू सकती और क्यों? जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये धारणा। मासिक धर्म होने पर भी आप खाना बना, सभी काम उस तरह से कर सकते हैं जैसे दैनिक रूप से कर रहे होते हैं। ये तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो हर महीने लड़कियों को होता है पीरियड्स, जिसको पीरियड्स इसलिए बोलते हैं कि एक खास पीरियड अवधि में ये आती है माहवारी। तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। मैंने बीच में भी जिक्र किया था कि सभी को आप इसके बारे में बताएं। और ये जो छुआछूत है ये कपोल कल्पनाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ये जो गधे संत बोलते रहते ना कि ऐसा करने पर आप अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, कुतिया बनेंगे, पहले तो कोई अगला जन्म पिछला जन्म नहीं होता, जन्म जो है वो यही है आपका, कुछ नहीं होता। आप खाइए। मैं तो मेरे घर में मेरी वाइफ तो हमेशा से खाना बनाती रही है, पीरियड्स में होती है तब भी खाना बनाती है, और हम सब खाना और सब काम करती हैं, और मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। यौन वेगों और उद्दीपनता उनके उत्पन्न होने के कारणों को बच्चों की यौन शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए, खासकर प्रारंभिक स्तर पर। बिल्कुल मनोज जी, इस पर मैंने काफ़ी सारी बात की है, अभी और बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि किस उम्र में आप बच्चों को क्या शिक्षा दें। तो जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके बारे में आप क्या बात करें। ये वो उम्र होती है जब बच्चा अपने शरीर को जानना शुरू कर देता है। एक बार जब आपका बच्चा प्री स्कूलिंग शुरू करता है तो वो ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि लड़के और लड़की में क्या अंतर होता है। तो मैंने आपको बीच में उदाहरण दिया कि मेरी बच्ची ने 3 साल में स्कूल ज्वाइन किया, चौथे साल में उसका पहला सवाल ये था कि ये लड़के खड़े खड़े पेशाब टॉयलेट क्यों करते हैं, पेशाब क्यों करते हैं। ये जानने की जिज्ञासा होती है बच्चों में कि दोनों के शरीरों में क्या अंतर होता है। इस दौरान आप अपने बच्चों को उन्हें निजी अंगों को छूने या इस संबंध में बात करते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से 3 से 5 साल की उम्र में बच्चे अपने निजी अंगों को छूते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए, बल्कि उन्हें समझाएं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इनको बार बार छूना ठीक नहीं है। आप जब साफ सफाई करते तब इनको छू लीजिए, सफाई कर लीजिए, और इनको बार बार छूना ठीक नहीं है। और आप अपने बच्चों को नहलाने के समय उस निजी अंग के बारे में बता सकते हैं। अगर बच्चे इस दौरान कोई सवाल करें तो उसे सही जवाब दें, टालें नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि आमतौर पर जब बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं तो आप बताएं ना बच्चों को कि आपका ये जो निजी अंग है, जो प्राइवेट अंग है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 3-4 अंग है उनके जो प्राइवेट अंग, इसके बारे में किसी को भी स्पर्श करना अलाउ नहीं है, मतलब माता पिता को भी नहीं। माता पिता तभी इसको स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि साफ सफाई कर रहा हूँ, आपको नहला रहे हैं, या फिर डॉक्टर अंकल स्पर्श कर सकते हैं तब जब आपको कोई बीमारी हो, आपको किसी स्वास्थ्य सलाह की या जांच की जरूरत हो, और वो भी आपके माता पिता की उपस्थिति में, तो तभी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके बच्चों को बाल यौन शोषण से बचा सकते हैं और आपकी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए, 6 से 9 साल की उम्र में आप बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, बच्चा लगभग शरीर के सभी अंगों के बारे में जान लेता है। इस वक्त आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि यौन शोषण से कैसे बचा जाए।
उसके निजी अंगों को उसे खुद साफ करने के लिए आप प्रेरित करें और ऐसा करने का महत्व भी उसे बताएं कि क्यों जरूरी है। 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे बहुत कुछ जानने लगते हैं। वो यौन संबंधों के बारे में बात करने लगते हैं। उनके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है। हार्मोन्स, भावनात्मक, शारीरिक परिवर्तन बच्चों में होने लगते हैं। इस तरह के बेटियों में जो है मासिक धर्म का चक्र शुरू होने लगता है। अब तो आप अपनी बेटी से भी इस बारे में बात करें, उसे पीरियड्स होने वाले किसी भी असुविधा के लिए तैयार करेगी ये बातचीत। इस उम्र में बच्चे काफ़ी कुछ समझने लगते हैं, इसलिए आप उन्हें उसके पोर्न फिल्मों के बारे में भी बताएं, उनके पोर्न के जो नतीजे होते हैं उनके बारे में भी बताएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों और समझना, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। और उनसे क्या नुकसान होते हैं पोर्न फिल्में देखने से, उसके बारे में भी बच्चों को बताएं कि सेक्स से जुड़े विषयों की जानकारी वो मैगजीन्स, इंटरनेट और किताबों से भी ले सकते हैं, लेकिन सही तरीके से और उचित। उस पर आप चर्चा करेंगे तो उनको सही जानकारी मिलेगी। तो ये मैंने आपको तरीके बताए कि बच्चों के साथ कैसे और कब सेक्स के बारे में बातचीत करें। बहुत महत्वपूर्ण है उनके निजी अंगों के बारे में बात करना। छोटे बच्चों को आप बहुत ही स्पेशल तौर पे ये चीज़ बता दें कि यदि उनके मुंह, उनके चेस्ट या ब्रेस्ट और उनके टांगों के बीच की जगह को या पीछे बॉटम को कोई भी व्यक्ति कभी भी गलत तरीके से छूता है, स्पर्श करता है और जो उनको पसंद नहीं है, तो वो तुरंत अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी दें। ये चीज़ें आप बताएं बच्चों को। और बच्चों को ऐसे यदि कोई अपराधी या कोई मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो बच्चों को शोर करना, हल्ला मचाना, वहाँ से भागना सिखाएं। बच्चों को बताएं वो किसी लालच में ना आए, किसी चॉकलेट के पैसे के लालच में ना आए। और बेहतर होगा कि इन सब चीज़ों पर आप घर से बातचीत करें, अध्यापक के रूप में स्कूल में बातचीत करें, तो आपके बच्चे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपको करना है कि आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं बातचीत करके, या उनको उनके हालात पे छोड़ना चाहते हैं। तो ये मेरी चर्चा थी। अक्सर बच्चों द्वारा पूछे वाले सवाल पे मैं थोड़ा सा और आपको बता के फिर इस बातचीत को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हम 10 मिनट और ज़्यादा आगे चले गए हैं। बच्चे कैसे सवाल करते हैं? अब देखिए, कई बार जब बच्चे सवाल करते हैं तो उनके पेरेंट्स झेप जाते हैं, जबकि झेपने की ज़रूरत नहीं है। साहस हिम्मत के साथ मुकाबला कीजिए, बच्चों को सही जवाब दीजिए सब और अपनी जानकारी बढ़ाइए। बच्चा हो वो पूछते बच्चा कहाँ से आता है। मेरी बेटी पूछती है सवाल, पापा मैं कहाँ से आई, क्या मुझे हॉस्पिटल से लाए, दुकान। कई बार माता पिता भी ऐसे गलत जवाब देते, तुझे बेटा हॉस्पिटल से लाए, तुझे खरीद कर लाए, तुझे भगवान ने पैदा किया। हम सबको भगवान ही पैदा करता है, अल्लाह ही पैदा करता है। गलत जानकारियाँ मत दीजिए बच्चों को। बच्चों को वैज्ञानिक जानकारियाँ दीजिए, वैज्ञानिक तथ्य बताइए। ये उनमें एक वैज्ञानिक नज़रिया विकसित करने में भी मदद करेगा। किसी भी इंसान को आज दिन तक किसी अल्लाह ईश्वर ने नहीं बनाया, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो आप माता पिता अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके तहत आपका हमारा जन्म हुआ है। तो उस प्रक्रिया के बारे में बताइए ना। अभी कल परसों मेरी वाइफ जो है मेरी बिटिया को एक वीडियो दिखा रही थी, उसने यूट्यूब पे देखा, तो उसमें प्रसव के दौरान बच्चा कैसे जन्म ले रहा है उसका एक वीडियो था। बहुत प्यारा, बहुत क्यूट था, बहुत छोटा था वो वीडियो, जो हम सबको बहुत अच्छा लगा। हमें लगा हमारी बिटिया को ये दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बच्चे कैसे बनते हैं। तो हमने वो वीडियो दिखाया और उसने बहुत रुचि से और कौतूहल से वो वीडियो देखा। मेरी बिटिया ने, वो भी 5 साल पूरे करेगी, नव्या। और अब उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं है, उसको पता है वो कैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और मैं जब पढ़ता था तो हमारे स्कूल में हम बात करते थे, बच्चे ऐसे सवाल करते थे, तो मैं पूछता, बच्चा तुम्हें पता है मुर्गा कैसे अंडा देता है, मुर्गी का बच्चा कैसे पैदा होता है? वो बच्चे साफ बताते थे, हाँ पता है, मुर्गा मुर्गी पे बैठता है, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ। तो अपने परिवेश में देख रहे हैं ना इन सब चीज़ों को। आपके परिवेश में वो जानवरों को देख रहे हैं, पशु पक्षियों को देख रहे हैं, यौनिक क्रिया करते हुए देख रहे हैं। आपके लिए तो बहुत आसान है वहाँ से सवाल उठा करके उनको जानकारियाँ देना, बहुत ही आसान है। पेड़ पौधों के माध्यम से, पुष्पों के माध्यम से, प्रांगण की प्रक्रिया के माध्यम से आप बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। भाई एक शिक्षक के तौर पे आपको तो इन सब की गहरी नॉलेज है और होनी चाहिए, समझ है। तो यदि आप चाहते हैं अपने बच्चों को बाल यौन शोषण से बचाना और आने वाली पीढ़ी हमारी इस यौन शोषण का शिकार ना हो, तो हमें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम यदि सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो मैंने जैसा आपको बताया कानूनी स्थितियाँ कि कितने केस लंबित है, अभी जो बाल आश्रय गृह है उनके हालात क्या हो रहे हैं, किस तरह की स्थितियाँ निकल के सामने आ रही हैं, और आप
उम्मीद करें सिस्टम से और सरकार से कि वो सब इनमें मदद करेंगे। करनी चाहिए, उनका दायित्व है, उनका रोल है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक अभिभावक के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी दायित्व है। एक शिक्षक के तौर पे आप अपने दायित्व से बच नहीं सकते दूसरे को ब्लेम करके। शुक्रिया। मुझे लगता है आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, काफ़ी समय हो गया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जुड़कर और बहुत ध्यान से इस चर्चा को सुना। मांगीलाल जी, शुक्रिया आपका भी। और उन सभी साथियों, अनीता जी नमस्कार, उन सभी साथियों का जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी को नमस्कार, सभी का शुक्रिया इस चर्चा को सुनने के लिए, समझने के लिए। माफ़ी चाहेंगे, शुरू के 5-7 मिनट हम किसी और पेज पर इस चर्चा को शुरुआत कर दिए थे। इधर आने में थोड़ा समय लगा, लेट हो गए थे, शैक्षिक सरोकार बंद से वापस शुरू करना पड़ा। और अगले रविवार को फिर एक लाइव प्रस्तुति में एक जानी मानी शख्सियत, किसी जानी मानी शख्सियत के साथ आपका संवाद करवाएंगे शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर। तो जुड़ते रहिए शैक्षिक सरोकार मंच के साथ, अपने दोस्तों को भी इसके साथ जोड़िए। और आप सब भी यहाँ आमंत्रित। बहुत सारे साथी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सर शैक्षिक सरोकार मंच पे क्या मैं भी लाइव आ सकता हूँ, मेरे शिक्षा के अनुभव। बिल्कुल, आप जैसे लोगों के लिए ही ये मंच है। आप अपने अनुभव, शिक्षा से जुड़े अनुभव, शिक्षक के रूप में आपके अनुभव, आपके बच्चों के साथ अनुभव, किसी भी शैक्षिक या शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर आप बात करना चाहें, आप सभी का स्वागत है। इसके लिए ज़रूरी है कि बस आप अपना नाम, पता, अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपनी उस संडे को आपकी जो उपलब्धता, समय की उपलब्धता वो बताइए, और किस विषय पर आप बातचीत करना चाहते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त नोट लिख के हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पर या FB पर। हम उसे जान के समझ के हमारा जो एडमिन पैनल है वो फाइनल करेगा और आपको जानकारी दे दी जाएगी इसके बारे में। तो आपका स्वागत है। आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिस पे आकर आप लाइव प्रस्तुति दे सकें फेसबुक पे। तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार।